हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है रिलेटेड टू एमजीके वीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑलरेडी हमने इसका पेपर पैटर्न डिस्कस किया हुआ था रिलेटेड टू एमकॉम। अब अगर हम लोग एमजीके वीपी की बात करें तो इसमें 2018 ऑनवर्ड से जो पेपर पैटर्न है वहाँ 100 एमसीक्यूज़ कवर करता है एग्ज़ाम में, और वो पूरे 100 एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं उन सब्जेक्ट्स पे जो आपके बीकॉम लेवल पे रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। बट 2018 के पहले जो पेपर पैटर्न था वहाँ 50 क्वेश्चंस आते थे जनरल नॉलेज के, और बाकी रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बेस्ड होते थे आपके ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट्स पे। दैट इज़ अगर हम एमकॉम की बात कर रहे हैं तो बीकॉम लेवल के जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो कवर करते थे सिर्फ 50 क्वेश्चंस, और बाकी रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बेस्ड होते थे जनरल नॉलेज पे। बट 2018 ऑनवर्ड से उन्होंने पूरा का पूरा पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब अगर हम एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो हमारे पास जो पूरे 100 एमसीक्यूज़ होंगे वो बेस्ड होंगे बीकॉम लेवल के सब्जेक्ट्स पे। क्लियर? तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है 2017 का क्वेश्चन पेपर। एंड क्योंकि हमने अभी बताया 2017 का जो पेपर पैटर्न था उसमें ये था कि 50 क्वेश्चंस जीके के होंगे, दैट इज़ जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के, एंड रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस होंगे बीकॉम लेवल के सब्जेक्ट से। तो हम लोग को सिर्फ ये 50 क्वेश्चंस डिस्कस करना है, ना कि ये 50। अब हमारे पास जो पेपर पैटर्न है उसमें कोई भी क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो ये 50 क्वेश्चंस हम कट करवा रहे हैं और बाकी जितने रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हम उस पर डिस्कशन करा दे रहे हैं। अब देखो, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखें ना तो कुछ क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है और कुछ जनरल नॉलेज से। जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो बेसिकली 2016 एंड 17, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर 2017 से बिलोंग कर रहा है, तो 2016 एंड 2017 के क्वेश्चंस होंगे तो वो करंट अफेयर्स पे है, और बाकी जो हिस्ट्री सिविक्स से रिलेटेड है वो जनरल नॉलेज पे है। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, तो हम बहुत ही ईजिली इसको स्किप करा रहे हैं। बट इफ़ इन केस आपको इसके आंसर की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसका आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 47 तक ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम कट करा रहे हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50, 51, 52 ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं लॉजिकल रीजनिंग से। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55, 56, 57 ये सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड है लॉजिकल रीजनिंग से। तो अब ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, इससे भी हमारे पास क्वेश्चंस कवर नहीं करता। अब जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में क्वेश्चन पेपर बनता है उसका पैटर्न सिंपल है कि पूरे के पूरे 100 एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे उन सब्जेक्ट्स पे जो आपके बीकॉम लेवल पे रहे हैं। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम स्किप करा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58 से क्वेश्चन नंबर 61 तक अगेन ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं जनरल नॉलेज से, तो इनको हम स्किप करा रहे हैं। और आगे के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 62। ये हमारे कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली इस पेपर का, हु हैज़ क्लासिफाइड मैनेजमेंट फंक्शंस इनटू 5 कैटेगरीज। तो इसका करेक्ट आंसर नो डाउट क्या है, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट को 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था, और वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी प्लानिंग, सेकंड थी ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट थी कमांडिंग, देन नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग, एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनता है, तो अब हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा ए, हेनरी फ्योल। और हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट फंक्शन को इन 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट, प्रोडक्शन मैनेजर इज अ मैनेजर। अब अगर प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें तो सिंपली ये कौन सा मैनेजर होगा? मिडिल मैनेजर, क्योंकि जो टॉप लेवल पे होते हैं उनका काम होता है प्लान्स बनाना, असेट्स परचेज करना।
जो ऑपरेशनल लेवल पे मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है कि जो उनको डायरेक्शन दिया गया है या जो उनको वर्क अलॉट किया गया है उसको परफॉर्म करना। बट मिडिल लेवल मैनेजर का काम होता है कि वो टॉप लेवल के प्लान्स को समझें एंड ऑपरेशनल लेवल से वो कंप्लीट कराएं। तो प्रोडक्शन मैनेजर बेसिकली क्या करेगा, वो प्रोडक्शन कितना डिसाइड हुआ ये समझेगा टॉप लेवल मैनेजर से और उसके लिए सारी अरेंजमेंट करके देगा ऑपरेशनल लेवल मैनेजर को, सो दैट ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स उतना प्रोडक्शन कर पाए। तो इस केस में इसका करेक्ट आंसर होगा मिडिल लेवल। क्लियर? नेक्स्ट, द अप्रोच ऑफ एमबीओ इज बेस्ड ऑन द सेटिंग ऑफ, एमबीओ का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जिसका बेसिकली ये एम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल क्लियर रखोगे और उस ऑब्जेक्टिव पे अग्रीमेंट होगा मैनेजमेंट का एज वेल एज एम्प्लॉयज़ का। अगर दोनों ही अग्री कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए तो उसको अचीव करना ईजी होगा क्योंकि मैनेजमेंट भी उस पर पार्टिसिपेट करेगा और एम्प्लॉयज़ भी। एंड एमबीओ की एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की बात करें तो बेसिकली जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना यहाँ पे, उसके लिए प्रॉपर परफॉर्मेंस की जा रही है कि नहीं, क्या प्रोग्रेस है एम्प्लॉयज़ की उसको अचीव करने के लिए, इन सब पे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन किया जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में। क्लियर? तो यहाँ क्वांटिफिएबल ऑब्जेक्टिव्स भी है, क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स भी है और वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव्स भी इसका पार्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ कमिंग टू अ कंक्लूजन इज टर्म्ड एज, बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आना। अगर हम कंक्लूजन पे आ गए इसका मतलब हमने फाइनल डिसीजन ले लिया है अपना। क्लियर? किसी फाइनल डिसीजन या जजमेंट पे पहुंचने के एक्ट को ही हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन। तो करेक्ट आंसर होगा बी, डिसीजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑडिट, स्टैटिस्टिकल डेटा, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक। एंड नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक में स्टैटिस्टिकल डेटा आएगा, इंटरनल ऑडिट आएगी, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस आएगा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो भी देख लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रेशियो एनालिसिस, स्पेशल रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस। ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, नॉन बजटरी कंट्रोल डिवाइसेस के। क्लियर? और हमारे पास जितने भी ऑप्शंस दिए थे वो सब के सब क्या है, नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे बजट को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग कंपोनेंट, द ऑफर, द मार्केट, फर्म, सिस्टम। द मार्केट दैट इज टारगेट मार्केट, मार्केटिंग कंपोनेंट है, फर्म भी मार्केटिंग कंपोनेंट है एंड सिस्टम भी है, बट ऑफर मार्केटिंग कंपोनेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल द लीस्ट कॉस्टली आइटम्स कवर अंडर, हमसे क्वेश्चन में पूछा है लीस्ट कॉस्टली। अब देखो ये तीन कैटेगरी होती है एबीसी। ए में हम वो आइटम डालते हैं जो बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है उस पर सबसे ज़्यादा चेक रखना होता है, कंट्रोल रखना होता है। बी में हम वो आइटम्स रखते हैं जो मीडियम कॉस्टली होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है एंड बहुत लो कॉस्ट भी उनकी नहीं है, जिन पे अगर हम मीडियम चेक भी रखें, मीडियम कंट्रोल भी रखें तो चलेगा। एंड सी में हम वो सारे आइटम्स रखते हैं जो कि बहुत ही लो कॉस्ट के होते हैं और जिस पे आपको चेक रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैटेगरी सी। नेक्स्ट, मार्केटिंग एरा बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टार्टेड इन 1950s। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल मार्केट। अब देखो अगर कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसमें वो फंड्स आते हैं जो मीडियम टर्म फंड्स हो या लॉन्ग टर्म फंड्स हो। तो बुलियन मार्केट आएगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आएगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आएगा। बट मनी मार्केट क्या कैपिटल मार्केट का पार्ट है? नहीं, मनी मार्केट में वो फंड्स आते हैं जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, कंपनी वर्ड इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इसका करेक्ट आंसर है ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10।
नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी मे बी 200, मिनिमम कितना होता है 2 और मैक्सिमम कितना होता है 200. नेक्स्ट, डैश हैव अ राइट टू इशू द डिबेंचर्स इन अ कंपनी. कंपनी में डिबेंचर्स इशू करने का राइट किसको है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करें तो यही एक्सेप्शन है किसका? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का. नेक्स्ट, an individual can be managing director of maximum 15 companies, 10 companies, 3 companies और 2 companies. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 10 companies. नेक्स्ट, which of the following is not the component of finance function? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन भी है, बट डिसीजन रिगार्डिंग सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस ये क्या फाइनेंस फंक्शन का कंपोनेंट है? नहीं. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, इन वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वैल्यू सिग्निफाइज, ये वैल्यू नेट एसेट्स की भी है और वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स की भी है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी अबव. नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर नेट कैश इनफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट इज, अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली प्रोजेक्ट से अगर हम नेट कैश फ्लो की बात करें तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं. वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है जहाँ पे हमने कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के साथ एक एक टॉपिक क्लियर किया है और उसके सारे एमसीक्यूज़ भी अपलोड किए हैं ऑन एन एवरेज 100 एमसीक्यूज़, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है. तो आप वो क्लास ज़रूर कर लेना, उसके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड. तो अगर हम डायरेक्ट मेथड से चल रहे हैं तब तो सीधे सीधे वो आइटम्स और वो ट्रांजैक्शंस लेते हैं जो कि एक्चुअल में एडजस्ट होने चाहिए. और अगर इनडायरेक्ट मेथड से चलते तो उस केस में नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश आइटम और अब नॉर्मल आइटम को हम वापस से एडजस्ट करते. क्लियर? अब देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दिया है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, नन ऑफ दीज. इफ़ इन केस मान लो हम लोग सी ऑप्शन लेते हैं तो इसमें बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश आइटम है उसको तो ऐड कर दिया, ये तो ठीक है, बट क्या ऐसे नेट कैश इनफ्लो आएगा? नहीं. अभी हमें यहाँ पे क्या करना था? टैक्स भी ऐड बैक करना था. रीज़न बीइंग हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बिफोर टैक्स चाहिए होता है इसके कैलकुलेशन के लिए. क्लियर? और हमारा फर्स्ट पॉइंट देखो जहाँ लिखा है सीधे सीधे कि सेल्स में से हम लोग माइनस कर देंगे वो खर्चा जो कि एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है ना. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं और सीधे सीधे कैलकुलेशन कर रहे हैं. बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा वो भी देख लो, क्योंकि सेल में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो माइनस किया है पर उसने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया और टैक्स भी माइनस कर दिया. इंटरेस्ट बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये क्लियर है, बट क्या ऑलरेडी उसको सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे एडजस्ट किया गया था? नहीं. तो जब एडजस्ट ही नहीं किया गया तो फिर उसको माइनस प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाय डायरेक्ट मेथड सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि अगर हम ये पोर्शन कर रहे हैं तो उससे डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा? नेट कैश इनफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, what will be the post payback profitability if life period of a machine is 10 years, payback period 6 years and annual earning 5000. अब देखो अगर हर साल हम 5000 अर्न कर रहे हैं और 6 साल में पेबैक हो गया तो इसका मतलब अभी भी रिमेनिंग कितना बचा? 4 ईयर्स. तो फर्दर 4 ईयर्स जो आप अर्न करोगे दैट इज़ 20,000. वो कैसा पैसा होगा? पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब पेबैक पीरियड के बाद की जो अर्निंग है वो क्या है? आपके लिए प्रॉफिट है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 20,000. नेक्स्ट, सोलोमन एजरा हैज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज, इसका करेक्ट आंसर है डी, कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. और इन्होंने एक और नाम भी दिया था और वो नाम था मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग. मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स, क्योंकि बेसिकली अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या कि अगर हमने मार्केट में इक्विटी शेयर इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया है या डिबेंचर्स इशू किया है तो इनको कुछ ना कुछ रिटर्न आपको पे करना होता है. जैसे डिबेंचर के नाम के आगे 10% लिखा है, प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे 5% लिखा है और इक्विटी शेयर के लिए हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं. तो इन तीनों की जो कॉस्ट आती है दैट इज़ KE प्लस KP प्लस KD, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं
कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे मार्केट से उठा रहे हैं तो कम से कम इतना पैसा तो हम मार्केट से कवर कर पाएँ सो दैट हमें अपनी पॉकेट से उनको कुछ भी पेमेंट ना करना पड़े। इसीलिए इसका एक और नाम है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स, कि अगर आपने लेट्स से किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मार्केट में इक्विटी शेयर इशू किया है 10 लाख का और आपको उन 10 लाख के बदले जो डिविडेंड पे करना पड़ रहा है वो है 1 लाख, तो आप ये कोशिश करोगे कि इस प्रोजेक्ट से कम आप इस 1 लाख की कवरेज कर लो सो दैट आपको अपनी पॉकेट से डिविडेंड ना पे करना पड़े, इस प्रोजेक्ट से ही आप डायरेक्टली पेमेंट कर पाओ। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, लीवरेजेस मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि लीवरेज मतलब क्या, वो कैपिटल स्ट्रक्चर को ही तो शो करता है ना, डेट एंड इक्विटी को। नेक्स्ट, सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, 10% इंटरेस्ट ऑन डेट गिवन है, कंबाइंड लीवरेज विल बी। तो देखो कंबाइंड लीवरेज का जो फॉर्मूला है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है जिससे हम कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीटी कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो मेरे पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो मेरे पास आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से हम इंटरेस्ट भी माइनस कर दें तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। क्लियर? तो देखो हमारे पास सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो मेरे पास क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट भी गिवन है और 10% इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ रुपीज़ 1 लाख, तो यहाँ से सीधे सीधे आपके पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10,000 का। क्लियर? तो अब देखो हम खाली फिगर्स पुट कर रहे हैं, सेल्स दी है 2 लाख और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 1,40,000, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन आ गया 60,000 जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। फिर इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करें 40,000 का तो मेरे पास आ गया 20,000 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें 1 लाख का 10% दैट इज 10,000 जब हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 10,000। तो अब सिंपली हमें करना क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, हमारे पास आ जाएगा कंबाइंड लीवरेज। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है 60,000 और अर्निंग बिफोर टैक्स है कितना, 10,000, तो सिंपली कंबाइंड लीवरेज कितना आ जाएगा 6, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ascertainment of cost with the help of actual expenses incurred is known as, क्वेश्चन में हमसे बोला है हमें कॉस्ट को एसर्टेन करना है बट किसके बेसिस पे, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड के बेसिस पे, मतलब वो पैसा जो खर्च हो चुका है, तो जो खर्च हो चुका है उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर बेस्ड ऑन, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी डबल एंट्री पे होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें तो सिंपली जो इसका फॉर्मूला है वो है √2 मल्टीप्लाई एनुअल कंजम्पशन, मतलब पूरे साल में जितनी कंजम्पशन होनी है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय स्टोरेज कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, अब नॉर्मल प्रोसेस लॉसेस आर ट्रांसफर टू विच अकाउंट, लॉसेस जो अब नॉर्मल लॉस है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, वो एट द एंड ट्रांसफर होता है कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ मोड। अब देखो अगर मोड की बात करें तो इनके बीच का जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप है वो ये डिनोट करता है कि मीन, यही वाला फॉर्मूला आपको याद भी रखना है कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीन माइनस मीडियन, ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला अगर हम याद रखेंगे तो एट द एंड हम जो भी हमारे पास ऑप्शन दिया है वहाँ तक पहुँच पाएंगे, बट अगर यही फॉर्मूला याद नहीं है तो आप चारों में से कोई भी करेक्ट आंसर सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। अब देखो चारों में पहले क्या दिया हुआ है, मोड दिया है, तो हम इसको इस तरीके से सेट करें कि पहले मोड आएगा। अब मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, ये है 3 मीन, ये माइनस है 3 मीन माइनस 3 मीडियन, और इस मीन को हम किधर ले आएंगे, राइट हैंड साइड, तो ये भी माइनस हो जाएगा मीन। अब देखो ये 3 मीन और ये माइनस मीन कितना हो जाएगा,
2 मीन हो जाएगा, तो माइनस मोड इज इक्वल टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन। क्लियर। अब ये माइनस खत्म करने के लिए हम इस साइड माइनस का साइन लगा दें, तो ये हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो देखो हमारे पास जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है सी, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन। तो बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, तो ईजिली आप इसका आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। सिंपल सा रिलेशनशिप है ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच में, कि ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, और हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ए एम इंटू एच एम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज डैश इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक पे वो हमेशा क्या होता है, जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट, इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, वी कैन से दैट। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, दैट इज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स की, कि इनका साइन हमेशा क्या होगा, सेम। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करें, दैट इज आर की, तो इन तीनों का साइन भी सेम होना चाहिए, चाहे तो तीनों ही पॉजिटिव होंगे चाहे तो तीनों ही नेगेटिव होंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पैन इज कंपल्सरी फॉर। पैन उनके लिए कंपलसरी है जो इनकम टैक्स असेसी हैं। बेसिकली आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, इनकम टैक्स असेसी। नेक्स्ट, गेटिंग पैन दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर इज कंपलसरी फॉर। इनकम टैक्स असेसी इनके लिए है क्योंकि इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त पैन नंबर कोड करना होता है। इम्पोर्टर के लिए भी है एंड असेसी अंडर सर्विस टैक्स के लिए भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, फॉर एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी और फैमिली पेंशन एंड इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इज, इसका करेक्ट आंसर है ITR 1। क्योंकि देखो हमसे क्वेश्चन में पहली बात तो बोला इंडिविजुअल जिसकी इनकम आ रही है सैलरी से या फैमिली पेंशन है या इंटरेस्ट इनकम है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो उस केस में उसको ITR 1 फिल करना होगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ TDS ऑन लॉटरी विनिंग इज। लॉटरी विनिंग पे TDS है 30% अंडर सेक्शन 194B। दैट इज जितना आपने विन किया होगा उस पर फ्लैट 30% का डिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एडवांस टैक्स इज पेबल इफ टैक्स पेबल आफ्टर डिडक्टिंग TDS इज। देखो अब एडवांस टैक्स की बात करें तो एडवांस टैक्स बेसिकली उन टैक्स पेयर को पे करना होता है जिनकी इनकम सैलरी से होती है, पहला। दूसरा, अदर सोर्सेज से भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि इंटरेस्ट आ रहा है फिक्स डिपॉजिट्स पे, एंड उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो मोर देन 10,000 बन रही हो आफ्टर द डिडक्शन ऑफ TDS। क्लियर। तो उस केस में उनको एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, 10,000 और मोर, कि उनका जो आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी आ रही है, 10,000 और मोर। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कि ऐसे लोगों को एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 दैट इज अमालगमेशन, परचेज कंसिडरेशन विल इंक्लूड द पेमेंट दैट आर पेबल टू होम। अब PC में ना दो लोगों का ही पेमेंट इंक्लूड करता है, बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब आप इनको पेमेंट किसी भी मोड में कर सकते हो, शेयर्स में कर सकते हो, डिबेंचर्स में कर सकते हो और कैश में कर सकते हो। तो ये तीनों ही मोड अवेलेबल है पेमेंट के लिए, बट पेमेंट किसको करते हैं, आइदर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और नन ऑफ दीज, बट ऑब्वियस ए, शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल आर। अब ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, 364 डेज। तो करेक्ट आंसर होगा ए। अब देखो यहाँ पे 14 डेज क्यों लिखा है, क्योंकि 1997 में गवर्नमेंट इशू करता था ट्रेजरी बिल 14 डेज के लिए भी,
इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है 14 to 364 days, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 364 days, दैट इज ए। नेक्स्ट, सेबी एक्ट केम इन, बेसिकली सेबी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 12 अप्रैल 1988 में, बट बेसिकली इनको जो स्टैट्यूटरी पावर्स थी वो किस ईयर में दी गई? वो दी गई 30 जनवरी 1992। क्लियर? तो सेबी एक्ट हैज केम इनटू फोर्स इन 1992, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हु आर नोन एज डेफिसिट यूनिट? डेफिसिट यूनिट बैंक नहीं, बिजनेस यूनिट नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा कंज्यूमर, दैट इज डी। यहाँ लिखा हुआ है कि ये एमकॉम 2019 का क्वेश्चन पेपर है, तो आज हम लोग इसी पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनी इज व्हाट मनी डज was said by which economist? बट ऑब्वियस एफ ए वॉकर्स, दैट इज डी। इनका नाम पूरा नहीं लिखा है बट होगा एफ ए वॉकर्स। ये सारे क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं, इसमें कुछ भी डिस्कशन वाला नहीं है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बैंक डू नॉट इंक्लूड। बैंक की ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें बैंक को बेनिफिट नहीं होता? कॉल मनी में होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में भी होगा, एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है तो जितना डिस्काउंट पे वो बिल देगा उतना बेनिफिट हो जाएगा किसका? बैंक का। सेम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ में भी कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। बट अगर हम लोग बात करें कैश रिजर्व की, तो जो कैश बैंक रिजर्व करके रखता है, बैंक अपने पास बचा के रखता है, क्या उस पर उसको कुछ भी इन रिटर्न मिलता है? नहीं, तो उस केस में वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? द SBI ऑफ इंडिया इज इन द कैटेगरी ऑफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें कि किस कैटेगरी में है? पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट, अच्छा एक और सब्जेक्ट जो हम नहीं बताए हैं वो है हमारा मनी एंड बैंकिंग। बेसिकली वो इकोनॉमिक्स का पार्ट ही माना जाता है, बट आप लोग का एक अलग सब्जेक्ट था मनी एंड बैंकिंग, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एंट्रेंस पेपर जो हमने एनालिसिस किया है, एक अकाउंट्स, दूसरा मनी एंड बैंकिंग, इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की एग्जाम में कवरेज हुई है। क्लियर? तो मनी बैंकिंग भी आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में इंक्लूड कर लेना जिनको आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1881? अवध कमर्शियल बैंक, दैट इज बी। ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं एंड क्वेश्चन पेपर का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी बना हुआ है फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, नरसिम्हम कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन द ईयर 1991। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक के फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। क्रेडिट क्रिएशन, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स और ओनरशिप ऑफ अदर बैंक्स, बट ऑब्वियस बी, दैट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट, एल्टन मेयो इज नोन फॉर, एल्टन मेयो की बात कर रहा है, हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज बी। नेक्स्ट, द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंपनी आर कंटेन्ड इन द, बट ऑब्वियस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इंटरनल वर्किंग, और इंटरनल वर्किंग के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली 6 क्लॉज होते हैं, जिसमें बेसिकली कंपनी के बारे में लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा होता है एंड सो ऑन। नेक्स्ट, बिजनेस रिलेट्स टू इंडस्ट्री, ट्रेड, ऑक्सिलरी सर्विसेज और ऑल, बट ऑब्वियस ऑल, क्योंकि बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में सारी चीज़ें आती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज सिंगुलैरिटी ऑफ। अब यूनिटी ऑफ कमांड में बेसिकली रूल यही होता है कि आपको एक बॉस को ही फॉलो करना होता है, दैट इज वन बॉस का वहाँ रूल होता है, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुपीरियर। नेक्स्ट, बजट इज अ टूल फॉर
बजट बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग घर में भी बजट बना करके चलते हैं ना, कि अगर हम लोग मंथली बजट की बात करें, सबने अपने घर में देखा होगा कि एक मंथली बजट बनता है जहाँ पे हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि इस पूरे मंथ का हमारा खर्चा कितना होगा। लेट्स से अगर हमने पूरे मंथ का खर्चा बजट बनाया है 10,000 का, तो उस 10,000 के बेसिस पे ही हम पूरे मंथ में खर्च करते हैं। एंड अगर हमारा बजट बना है तो हम उसको अपने एक्चुअल डेटा से कंपेयर कर पाते हैं। लेट्स से हमने बजट बनाया था 10,000 का और एक्चुअल में हमारा खर्चा हुआ 12,000 का, तो ये डिफरेंस हमें दिख रहा है जिसको हम नेक्स्ट टाइम कम कर पाएंगे। तो सिंपली बजट हम लोग इसीलिए बनाते हैं सो दैट हम उसके बेसिस पे अपने एक्सपेंसेस कर सकें एंड कहीं ना कहीं एक्चुअल से कंपैरिजन भी उसी के बेसिस पे होगा। अगर आपका कोई बजट ही नहीं है तो आपने कितना खर्चा किया और एक्चुअल में आपने कितना खर्चा किया उसको आप किससे कंपेयर करोगे, किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो बजट बेसिकली हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग भी कर पाए एंड प्रॉपर अपने एक्सपेंसेस की कंट्रोलिंग भी कर पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इफ़को इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इफ़को का अगर फुल फॉर्म पता होगा तो इसका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। इफ़को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो कोऑपरेटिव लिमिटेड नाम से ही पता चल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। एंड इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बेटा, न्यू दिल्ली। लर्न कर लेना, क्लियर। नेक्स्ट, इन कंपैरेटिव टर्म्स द स्कोप इज वाइडेस्ट इन केस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, रैशनलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। बट ऑब्वियस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम लोग कंपैरेटिव टर्म्स में बात करें, कंपेयर करें, तो कहाँ पे स्कोप ज़्यादा होगा। तो बट ऑब्वियस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के केस में हमारे पास स्कोप ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है एट अ टाइम डील करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। वैसे हम सबको पता होगा कि सेक्शन 25 में ये बताया गया है कि अगर कोई कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाएगा। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, अगर समथिंग इन रिटर्न नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस में अगर बदले में हमें कंसिडरेशन ना भी मिले तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं कि लेट्स से हर किसी ने देखा होगा कि फैमिली में जो एक विल तैयार होती है, उस विल के तहत अगर मान लो किसी एक फैमिली मेम्बर ने दूसरे फैमिली मेम्बर को अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, तो क्या दूसरा फैमिली मेम्बर पहले फैमिली मेम्बर को कुछ रिटर्न में दे रहा है, नहीं दे रहा है। बट ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो इसको हम क्या मानते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, और कल को वो प्रॉपर्टी सेकेंड वन की ही मानी जाएगी। क्लियर। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये तो एक्सेप्शन का पार्ट है। अग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये भी हम बताए हैं। अग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये भी एक्सेप्शन का पार्ट होता है। एंड नन ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्सेप्शन ना हो, सारे के सारे एक्सेप्शंस थे किस रूल के, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, द सेल बाय ऑक्शन मे बी नोटिफाइड सब्जेक्ट टू। ऑक्शन मतलब क्या होता है, हम सब ने मूवी में देखा है कि बेसिकली ऑक्शन मतलब जब किसी चीज़ की नीलामी होती है, बोली लगती है। देखो ना, हैमर जब 3 बार गिरता है, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, हम सब ने मूवी में देखा होगा, तो वो हमारा ऑक्शन है, दैट इज़ किसी चीज़ की नीलामी या बोली लगना। तो वहाँ पे जो सेल है वो किस प्राइस पे नोटिफाइड की जाती है, रिजर्व प्राइस और अपसेट प्राइस। क्लियर। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, a document issued by a railway company acknowledging receipt of goods is known as, but obvious, railway receipt. Next, consideration in India may be present only, past only, future only. D, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। देख रहे हो ये सारे क्वेश्चंस किसके चल रहे हैं, लॉ के, और उसके पहले क्वेश्चन चल रहे थे मनी एंड बैंकिंग के। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द अग्रीव्ड पार्टी। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज़ होती है, एक होती है कंडीशन और एक होती है वारंटी। अब कंडीशन टूटने पे आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, एंड वारंटी के टूटने पे आप सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। क्लियर। तो लिखा है अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी मतलब
जिसको नुकसान हुआ है हैज़ टू पे द प्राइस, उसको प्राइस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन तोड़ी गई है। अब जैसे अगर मान लो हम एक कार परचेज़ करे थे और इस शर्त पे परचेज़ करे थे कि ये हमें टूरिंग पर्पस के लिए काम आएगी, दैट इज़ घूमने फिरने के लिए, ठीक। और बाद में हमें पता चला कि ये कार नैनो कार है, तो क्या ये टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी है? नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हुई है, क्योंकि अगर आप एज अ बायर अपनी कंडीशन बताते हो सेलर को और सेलर उस बेसिस पे कोई सजेशन देता है, तो उस केस में अगर सेलर की बात जस्ट करेक्ट नहीं हुई तो आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो एंड अपना पूरा का पूरा प्राइस क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहले ही पता चल गया कि कंडीशन टूट रही है तो आपको प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है। कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स और कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स, बट ऑब्वियसली कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स कि वो गुड्स एक्सेप्ट ही ना करे। क्लियर? नेक्स्ट, इन केस ऑफ एक्सेस डिलीवरी बायर इज एट लिबर्टी टू। अब देखो होगा क्या कि लेट्स से ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी ने बोला हमको आपसे 100 यूनिट्स परचेज करनी है और ए ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है ये 100 यूनिट्स हम आपको आफ्टर 5 डेज आपके बिजनेस प्लेस पे सेंड कर देंगे। अब ए ने 100 यूनिट्स की जगह 120 यूनिट बी को सेंड किया, तो बी के पास क्या ऑप्शन है? बी अगर चाहे तो ये पूरा एक्सेप्ट कर सकता है, बी चाहे तो इसमें से सिर्फ 100 एक्सेप्ट करे और 20 रिजेक्ट कर दे, या बी चाहे तो ये पूरा का पूरा 120 रिजेक्ट कर दे। तो देखो रिजेक्ट द होल ये भी ऑप्शन है, एक्सेप्ट द होल ये भी ऑप्शन है, एंड एक्सेप्ट द क्वांटिटी एज ऑर्डर्ड एंड रिजेक्ट द रेस्ट ये भी ऑप्शन है, दैट इज डी, डू एनी ऑफ द अबव। अब यहाँ तक जो क्वेश्चंस थे वो लॉ के थे एंड इसके पहले हमने बताया कि मनी बैंकिंग के क्वेश्चंस थे। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है कौन सा सब्जेक्ट? अकाउंट्स एंड कॉस्ट। देखेंगे विच इज द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। हम यहाँ जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने हमेशा क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है बाई साइड, तो ये बेसिकली क्यों करते हैं? मैचिंग कंसेप्ट की वजह से, दैट इज डी। और मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमने 10 रुपये का रेवेन्यू बुक किया है तो इस 10 रुपये को अर्न करने के लिए अगर हमारा 5 रुपये का खर्चा है तो वो भी हम बुक में बुक करेंगे सो दैट हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आ सके। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाना होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कॉस्ट फॉर्मूला परमिटेड अंडर AS2 फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 ही वैल्यूएशन परमिट की गई है, फर्स्ट है फीफो और दूसरी है वेटेड एवरेज मेथड। तो यहाँ देखो आंसर दिया है फीफो, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अंडर हायर परचेज सिस्टम इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बायर ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ असेट अकाउंट टू। अब कह रहा है हायर परचेज सिस्टम में अगर आपने जो बायर है अगर उसने किसी भी एक इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट की, पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस केस में होगा क्या कि जो हायर वेंडर है वो असेट बायर से छीन लेगा, तो बायर को नो डाउट असेट रिटर्न करना पड़ेगा। तो बायर क्या करेगा कि अपने असेट अकाउंट को जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ क्लोज करके दिखाएगा? प्रॉफिट लॉस, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस उसका ज़रूर होगा। अब मान लेते हैं कि अगर उसका असेट दिख रहा है 10 लाख का, तो हायर वेंडर कभी भी 10 लाख पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो 8 ही लाख पे एक्सेप्ट करेगा। तो ये 2 लाख क्या हो जाएगा? लॉस। किसका? बायर का। और बायर को तो लॉस होना ही है, रीज़न बिंग कि उसने टाइम पे पेमेंट नहीं किया है, तो लॉस भी किसका होना चाहिए? बायर का। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ असेट द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड असेट इज क्रेडिटेड टू। सिंपली कह रहा है कि अगर हम असेट बेचे ना बल्कि असेट के बदले असेट खरीद लें, तो ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? असेट खरीदते टाइम एंट्री करते हैं असेट टू कैश, बट जब असेट के बदले असेट दे रहे हैं तो लेट्स से 10 लाख का असेट तुम लोग खरीद रहे हो, उसके बदले जो पुराना असेट दे रहे हैं उसकी वैल्यू है लेट्स से 2 लाख और हमें पेमेंट करना पड़ रहा है 8 लाख का। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो अमाउंट रियलाइज्ड हो रही है फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड असेट उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे? बट ऑब्वियस असेट अकाउंट में, दैट इज आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बोनस शेयर कैन बी इशूड आउट ऑफ। अगर हम बोनस शेयर की बात करें तो जनरली ये किससे इशूड हो सकता है? फ्री रिजर्व से। और फ्री रिजर्व्स की अगर बात करें तो इसमें है ए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट, आफ्टर डिक्लेरेशन अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन। डिक्लेरेशन के बाद कितने दिन के
कितने दिन के अंदर अंदर इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या डिफरेंस है, इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड है जो उसी साल डिक्लेयर होता है और उसी साल पे किया जाता है, बट फाइनल डिविडेंड क्या होता है कि एक साल पहले डिक्लेयर किया जाता है और अगले साल हम उसका पेमेंट करते हैं। तो अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उतना अमाउंट आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है विद इन 5 days। नेक्स्ट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अब देखो, अगर इशू ऑफ डिबेंचर्स पे लॉस हो रहा है तो नो डाउट ये कैपिटल लॉस है, रेवेन्यू लॉस तो है नहीं, तो सी तो कट ही गया, क्लियर। और उसके अलावा हम इसको किस तरीके से शो करेंगे, बेसिकली हम इस कैपिटल लॉस को थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते रहेंगे ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स, क्लियर। नेक्स्ट, A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. On 1st April 2012, B retired and the new profit sharing ratio between A and C decided to 3:2. कौन रिटायर कर रहा है? B रिटायर कर रहा है। On March 2012, there were reserves of firm 24,000। किस डेट की बात कर रहा है? मार्च 2012 की, जब तक B था। B कब रिटायर हो रहा है? मार्च के बाद। द रिजर्व विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स एज, हम सबको पता है कि रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें या प्रॉफिट की बात करें तो ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, चाहे एडमिशन का टाइम हो चाहे रिटायरमेंट का टाइम हो। तो यहाँ तो बी था ना मार्च 2012 में, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 24,000। तो इस 24,000 को हम किस में बांटेंगे? तीनों पार्टनर्स में, दैट इज ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशियो 3:2:1। तो आंसर हो जाएगा बी। ए को 12,000, बी को 8,000 और सी को 4,000। कैसे वो भी देख लो, 24,000 है, ए को कितना मिलेगा? 3/6, बी को कितना मिलेगा? 2/6 और सी को कितना मिलेगा? 1/6। कैलकुलेट करके देख लो। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन टेक्स इनटू अकाउंट द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले, मतलब जहाँ पे हम लोग परसेंट को यूज़ करते हैं, किसी इंटरेस्ट रेट को यूज़ करते हैं, बट ऑब्वियस एन्युटी मेथड। नेक्स्ट, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया है 90,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 25,000, ड्राइंग्स दी है एंड क्लोजिंग कैपिटल दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लें, ओपनिंग कैपिटल प्लस जो भी नेट प्रॉफिट है माइनस नेट लॉस प्लस अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर माइनस ड्राइंग्स, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये होगा बेटा क्लोजिंग कैपिटल। तब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल तो दिया ही है 1,25,000, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया है 90,000, नेट लॉस नहीं दिया है, एडिशनल कैपिटल दिया है 25,000 और ड्राइंग्स दी है 35,000। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा प्रॉफिट, निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट कितना आएगा? ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है 45,000, दैट इज सी। नेक्स्ट, एक्स परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ ए फॉर ₹60,000, ये 60,000 है। In place of cash, he discharged the purchase consideration by issue of equity shares of ₹10 each at 20% premium. Find the number of shares to be issued. आपने 60,000 का एक रनिंग बिजनेस परचेज किया और इस रनिंग बिजनेस के बदले आपने उनको कैश नहीं दिया बल्कि अपने कंपनी के को शेयर्स दिए। तो शेयर्स कितने दे रहे हो ये नहीं पता, बट कितने रुपीज़ के दे रहे हो? 10 + 20% ऑफ 10 रुपीज़, दैट इज़ 12। तो 12 रुपये का एक शेयर है, तो 60,000 रुपये आपको पे करना है और एक शेयर आपका 12 रुपये का है। 12 रुपये कैसे? 10 रुपीज़ + 20% प्रीमियम। तो इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 5,000 कि अगर हम उनको 5,000 शेयर्स दे दें 12 रुपये ईच का, तो अल्टीमेटली कितना पेमेंट हो जाएगा? 60,000 का। तो आंसर होगा ए 5,000। अब देखो, तब से हम लोग अकाउंट्स के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने पहले भी बोला कि अकाउंट से मान करके चलो कि 15 क्वेश्चंस की कवरेज होगी। नेक्स्ट, when shares are issued to promoters, which account should be debited? अगर प्रमोटर्स को आप शेयर इशू कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि गुडविल को हम डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करते हैं? गुडविल अकाउंट को। नेक्स्ट, अ नोट सेंट बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज बाय बायर। अगर बायर हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है और उसके साथ नोट दे रहा है तो वो कौन सा नोट होगा? डेबिट नोट। और अगर हम गुड्स रिटर्न करते तो उस केस में हम उनको क्या देते? क्रेडिट नोट। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो कॉस्ट के क्वेश्चन है यहाँ से, तो कॉस्ट भी कवर किया है विद अकाउंट्स। तो वैसे हमने प्रायोरिटी बेसिस पे कई सारे सब्जेक्ट्स बोले थे, बट हमने ये भी बताया है कि आपको ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ करके जाने हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना है।
हाँ, ये है कि स्टैटिस्टिक्स के एक भी क्वेश्चन नहीं आए, इसलिए हमने बोला कि वो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेल्स बजट कौन सा बजट होता है? फंक्शनल बजट। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज, अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस पूछे तो उसको हम कहते हैं वेरिएंस, दैट इज ए। वेरिएंस मतलब ही होता है डिफरेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट? अब ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ऐसा कब होता है बेटा? जब आप अपना वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर ही रहे हो, बट साथ ही साथ आप अपना फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लो और आप एक भी रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न ना करो। मतलब आप इतना पैसा अर्न कर रहे हो कि वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ, वेरिएबल कॉस्ट बट ऑब्वियस आप कवर कर ही रहे होगे, बट अगर आप किसी सिचुएशन पे फिक्स कॉस्ट भी कवर कर ले जाओ, बस इतना ही पैसा कमा रहे हो कि फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लो, तो वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ ना आपको कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। तो उस केस में हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या होता है? बराबर होता है। इसका पूरा जो एक स्टेटमेंट बनता है वो कैसे बनता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आएगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट। तो हमने कहा कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं कि हम इसको कवर कर ले, इसका मतलब ये और ये बराबर होगा, और ये कितना आएगा? 0। तो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड? अब ओवर अब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि जितना आपका खर्चा एक्चुअल में हुआ आपने उससे ज़्यादा रिकवरी कर ली। मेरा पॉइंट क्लियर है? एक्चुअल में मेरा खर्चा हुआ सिर्फ 10,000 का, और हमने जो ओवरहेड अब्जॉर्ब किया है, ओवरहेड रिकवर किया है, वो है 12,000। तो ये प्रोसेस है किसका? ओवर अब्जॉर्प्शन का। तो उसके लिए व्हेन द अमाउंट अब्जॉर्ब्ड इज मोर देन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, सही है, इट इन्फ्लेट्स द कॉस्ट बढ़ाएगा। रीजन बीइंग 10,000 की जगह आपने 12,000 अगर रिकवर किया है तो आपने कस्टमर से उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 2,000 ज़्यादा चार्ज किया, दैट इज आपने कॉस्ट को बढ़ा दिया। एंड ओवर अब्जॉर्ब ओवरहेड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, बट ऑफ इस टोटल कॉस्ट से हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट, वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज एज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ। हमेशा याद रखना कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं वेरिएबल को एंड फिक्स्ड को। मतलब वेरिएबल कॉस्ट को अलग मानते हैं, फिक्स कॉस्ट को अलग मानते हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जो डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। बट अगर तुम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करो तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। क्लियर? वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना कि वेरिएबल और फिक्स के बेसिस पे। और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो हमारा डिसीजन होता है वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे होता है। तो यहाँ डिफरेंस दोनों में क्या होगा? वेरिएबल ओवरहेड, दैट इज बी। नेक्स्ट, इफ मिनिमम एंड मैक्सिमम लीड टाइम इज 8 days and 12 days एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डेली कंजम्पशन इज 40 units and 70 units रिस्पेक्टिवली, देन द रीऑर्डर लेवल विल बी। देखो, रीऑर्डर लेवल को दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक विद सेफ्टी स्टॉक एंड एक विदाउट सेफ्टी स्टॉक। क्वेश्चन में हमारे पास सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया है तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो जब ये विदाउट सेफ्टी स्टॉक है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 12 दिन, और मैक्सिमम यूसेज रेट कितना है? 70। तो सीधे आंसर हो जाएगा 70 इंटू 12, दैट इज 840 यूनिट्स। आंसर होगा बी। अब देखो, यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है, जो बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था क्लास 11th में, वही चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय गोसेन। नेक्स्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें, हम फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट होता तो आंसर क्या होता? रिमेन कांस्टेंट। बट एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे तो ये हमेशा आउटपुट के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो आंसर होगा सी, डिक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस। ये बनता है ना इस तरीके से ग्राफ। नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट से क्लोजली इसमें से कौन सा कॉस्ट रिलेट करता है? वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो, फिर से मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट हो गया, तो मिक्स किया है सब कुछ। द यूजर ऑफ विच कार्ड बिकम्स अ बोरोअर ऑफ द बैंक? क्रेडिट कार्ड, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आप सारी चीज़ें क्रेडिट पे ले रहे हो, दैट इज उधार पे ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या हो गए? आप बैंक के बोरोअर हो गए। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो या एटीएम कार्ड यूज़ कर रहे हो तो नो डाउट आपके सेविंग अकाउंट में उतना पैसा होगा, तभी आप यूज़ कर पा रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट,
विच वन इज़ नॉट अ सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स बाय अ बैंक। बैंक से फंड लेने की बात हो रही है। शेयर कैपिटल हम किसको इशू करते हैं? पब्लिक को। डिपॉजिट्स बैंक से होता है, बोरोइंग बैंक से होता है, ओवरड्राफ्ट बैंक से होता है। तो इसमें कह रहा है कि इज नॉट अ सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स, फंड्स ऑब्टेन करने का कोई सोर्स ना हो। तो आंसर क्या होगा? ए, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, अब यहां से देखोगे तो ऑडिट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर द सेम। इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट क्या है? कंट्रोल का पार्ट है, दैट इज सी। नेक्स्ट, ऑडिटिंग विच इज टेकन अप व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर रेडी इज कॉल्ड। जब फाइनल अकाउंट्स रेडी हो जाता है तो कौन सी ऑडिट होती है? पीरियोडिकल ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट और इरेगुलर ऑडिट। ए, पीरियोडिकल ऑडिट। When accounting work is distributed among the staff members in such a way that the work done by one person is independently and automatically checked by another person, the system is called internal audit, internal check, test checking or continuous audit. But obvious internal check, इंटरनल चेक में क्या होता है कि बेसिकली इंटरनल चेकिंग होती है कि जो आप काम कर रहे हो वो काम ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन उसको चेक कर लेता है। ऑटोमेटिकली वो दूसरे पर्सन के थ्रू चेक हो जाता है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा होता है। Next, the statutory auditor is duty bound to review the managerial process and procedures, prepare the final accounts of the company in accordance with the provisions of the company law। ये सब उनकी ड्यूटी नहीं होती ऑडिटर की। submit a report to the members of the company, यही उनका काम होता है। verify physically the various assets of the company, उनका काम होता है कि सब चीज़ को फाइनलाइज करके एक रिपोर्ट बनाए और कंपनी के मेंबर को वो रिपोर्ट हैंड ओवर कर दें। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट इज डन टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिक्लेयरिंग डिविडेंड, टू स्टॉप कैपिटल इरोजन, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टू गाइड इन प्राइस फिक्सेशन। बट ऑब्वियस हम इंटरनल ऑडिट जो बेसिकली करते हैं वो किसके लिए करते हैं बेटा? कॉस्ट रिडक्शन के लिए, जो कि दिया है सी में, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग? बैकबोन की बात करें तो सिंपली वाउचिंग। अगर वाउचर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे तभी प्रॉपर ऑडिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट, the remuneration of a company auditor is fixed by the managing director, the shareholders in a general meeting, the Institute of Chartered Accountants of India or the Government of India। But obvious B, अगर कंपनी ऑडिटर की रेम्यूनरेशन की बात करें तो वो कौन फिक्स करेगा? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स फिक्स करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ तक देखो क्वेश्चन तो हमारे पास किससे रिलेटेड थे? ऑडिट से। अब हमारे पास फिर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिकली रिलेटेड हैं मनी एंड बैंकिंग से। नेक्स्ट है द बैंक हैज़ टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन कैश रिजर्व एंड टोटल एसेट्स नोन एज। अगर कैश रिजर्व एंड टोटल एसेट के बीच में हम लोग बात करें तो हम लोग मेंटेन करते हैं SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट, गिल्ट एज्ड मार्केट इज रिलेटेड विथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, लैंड डेवलपमेंट बैंक मेक अवेलेबल लोन टू फार्मर्स फॉर। फार्मर्स को हम हमेशा किस तरह का लोन देते हैं? लॉन्ग टर्म, that is C. Next, the biggest commercial bank in public sector in India is, public sector में SBI, that is State Bank of India. Next, which of the following committee has recommended reforms in financial sector in India? नरसिम्हन कमेटी। ये भी देखो अब इकोनॉमिक्स पे ही हम लोग चल रहे हैं, मतलब ये जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है या इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है हम लोग वहाँ पे हैं, तो ये भी हमारा बीकॉम सिलेबस का पार्ट है। एंड हमने जब स्टार्टिंग में भी बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रायोरिटी बेसिस पे डील करने, तो हमने उसमें इकोनॉमिक्स बता दिया था। तो इकोनॉमिक्स माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी को भी यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। वॉट इज अ बेस ईयर टू कैलकुलेट द प्रेजेंट नेशनल इनकम इन इंडिया? 2011-12, दैट इज डी। नेक्स्ट, करेंटली व्हाट इज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी? अगर इंडियन इकोनॉमी में बात करें और वो भी करेंटली, तो अभी तो 58% चल रहा है और वही आपके एग्जाम में भी पूछेगा। नेक्स्ट, हु पब्लिशेस द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CSO। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं, इसमें कुछ भी डिस्कस करने जैसा नहीं है। अकाउंट्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, कॉस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, एंड अभी आगे इनकम टैक्स का क्वेश्चन आएगा डिस्कशन वाला। बाकी सब लर्न करने वाले ही क्वेश्चंस पूछे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट,
70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन, अगर 70% की बात करें तो वो प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज्ड है। नेक्स्ट, अब देखो ये प्रॉपर इकोनॉमिक्स पे है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमारा उस पे। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड का वो फर्म इज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा डिमांड का वैसे बनता है ना, डी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइस टेकर होता है ना कि प्राइस मेकर, है ना। एंड प्राइस चेंज नहीं होता है, क्वांटिटी चेंज होती है, तो आंसर हो जाएगा ए, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ डिक्रीजिंग रिटर्न की बात करें तो डिक्रीजिंग रिटर्न में एवरेज प्रोडक्शन इज नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मार्जिनल प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग, ये सही है। मार्जिनल प्रोडक्शन इज नेगेटिव, वो भी नहीं होता क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न बोला है, नेगेटिव रिटर्न नहीं बोला है। बोथ ए एंड बी, तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न में मार्जिनल प्रोडक्शन भी डिक्रीज करता है और नेगेटिव रिटर्न में वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट, utmost good faith, indemnity or all of the above, but obvious all of the above. When more than one fire insurance policy is taken to cover the same risk, तो इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, एवरेज पॉलिसी, बट ऑब्वियस डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप एक ही गुड्स पे या एक ही आइटम के लिए दो जगह से आपने इंश्योरेंस कराया है, तो ऐसी इंश्योरेंस को हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज टू, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो ये कहाँ अप्लाई करता है? ओनली लाइफ इंश्योरेंस, ओनली मरीन एंड फायर इंश्योरेंस, ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, और ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस। बट ऑब्वियस इसका आंसर होगा डी, ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जिस भी पर्सन को लॉस हुआ है हम उसको वापस उसी सिचुएशन में ला करके रखते हैं कि उसकी लॉस की रिकवरी हो जाए। मतलब अगर इफ़ इन केस उसको किसी भी प्रोडक्ट का लॉस हुआ या लाइफ का लॉस हुआ तो एटलीस्ट हम उनको इतना पे करते हैं कि वो वापस से सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। तो सिंपली इसका मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी असर्ट्स दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ अ लॉस इंश्योर्ड शैल बी पुट बैक इनटू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही यूज्ड टू ऑक्यूपाई इमीडिएटली बिफोर द लॉस। लॉस के पहले जिस फाइनेंशियल पोजीशन में वो था उसी फाइनेंशियल पोजीशन में उसको ला करके वापस खड़ा करना। तो ये तो हर इंश्योरेंस पॉलिसी का रूल होता है, फिर चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का हो, मरीन इंश्योरेंस का हो, फायर इंश्योरेंस का हो या किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, वहाँ पे अब लाइफ इंश्योरेंस में बट ऑफिस आप किसी की लाइफ तो नहीं रिटर्न कर सकते, बट आप कुछ ना कुछ अमाउंट फाइनेंशियली उनको उतना स्ट्रॉन्ग करते हो, तो यहाँ हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सरेंडर वैल्यू इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ बट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि सरेंडर कौन सी पॉलिसी को हम सरेंडर कर सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा बाकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उनकी बात करें तो वहाँ सरेंडर जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ अगर लॉस हुआ तो पैसा मिलेगा, लॉस नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, फर्नीचर वर्थ 20,000 इज इंश्योर्ड फॉर 40,000 इफ इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द इंश्योरर इज लाइबल टू पे। अगर 20,000 का था तो उसको कितना मिलने वाला है? 20,000 मिलेगा, दैट इज 20,000 द अमाउंट ऑफ लॉस। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अ शिप इज सो डैमेज्ड दैट द कॉस्ट ऑफ रिपेयर विल एक्सीड इट्स वैल्यू। मतलब शिप इतनी ज़्यादा डैमेज है कि अगर हम उसको रिपेयर कराने जाएंगे तो वो उसकी वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगी। ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। क्लियर? नेक्स्ट, it is necessary to show correct date of birth in life insurance proposal according to the following principle। किस प्रिंसिपल की वजह से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्ट दिखाना पड़ता है इन लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल? बट ऑब्वियस अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ की वजह से ही आपको सारी चीज़ें प्रॉपर एंड करेक्ट डिक्लेयर करनी पड़ती है। क्लियर? तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर इज बी 10%। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग शुड बी गिवन विद इन। अगर यह नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं होता तो 21 डेज का टाइम पीरियड होता है जर्नल मीटिंग के लिए, बट नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में 14 डेज का टाइम पीरियड अलाउ होता है। दैट इज विद इन 14 डेज आपको नोटिस देनी होगी ऑफ जर्नल मीटिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। अब यहाँ क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
में जो ये चारों क्लॉज हैं उनमें से कौन सा क्लॉज ऑल्टर नहीं किया जाता या किया जा सकता? तो बेसिकली लायबिलिटी क्लॉज को हम ऑल्टर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट, इसके लिए एक्सेप्शन है, दैट विद द रिटन कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं अगर सबके सब रिटन कंसेंट दें तब तो लायबिलिटी क्लॉज ऑल्टर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आंसर होगा डी। अब ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो कंपनी लॉ के हैं ना, ये सारे क्वेश्चन हम लोग किसके डील करें? कंपनी लॉ के, तो कंपनी लॉ भी कवर कर लिया। मेन मे कम एंड मेन मे गो बट द कंपनी एग्जिस्ट, तो बट ऑब्वियसली किसकी वजह से? परपिचुअल सक्सेशन, क्योंकि कंपनी को एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए माना जाता है कोई आए या कोई जाए इसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट, विच कंपनी इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर? रजिस्टर्ड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी? स्टैट्यूटरी कंपनी। नेक्स्ट, डैश कैपिटल मीन्स कैपिटल मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन से कैपिटल होंगे? बेसिकली जो तुम्हारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है उसके बारे में मेमोरेंडम में लिखा जाता है कि मैक्सिमम एक कंपनी कितने शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, तो चाहे ऑथराइज शेयर कैपिटल कह लो चाहे नॉमिनल शेयर कैपिटल कह लो, दैट इज डी। अब देखो हम लोग आ गए बिजनेस मैनेजमेंट पे। द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल, दैट इज बी। नेक्स्ट, plans made in the light of a competitor's plan are known as policies, budgets, rules or strategies, but obviously strategies. Next, which of the following skill is equally important at all levels of organizational management? Conceptual, design, human, technical, but obvious conceptual. The following are the steps of managerial control process. अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें, वो भी किसकी बात करें? कंट्रोल प्रोसेस की, तो स्टेप हम लोग को लर्न होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप होता है कि हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, दैट इज एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, तो ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, दैट इज मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट स्टेप है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, पहले स्टैंडर्ड सेट किया फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस की, फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दैट इज थर्ड। एंड अगर इसमें कोई लूप होल है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, 4। तो देखो इस सीक्वेंस में कहा दिया है 2 3 4 1 की सीक्वेंस में दिया है, आंसर बी। नेक्स्ट, द फंक्शन विच डिटरमाइंस अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड, फ्यूचर में हम क्या करेंगे कैसे करेंगे ये सब डिसाइड होता है इन प्लानिंग। हु प्रोपाउंडेड थ्योरी जेड? विलियम मुची। अब देखो टैक्स के भी एक दो क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिडक्शन फॉर अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट इंटरेस्ट इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउएबल टू द एक्सटेंट ऑफ, किस एक्सटेंट तक अलाउ होती है? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट? अब देखो कैपिटल एसेट की बात करें तो हम बात करते हैं किसकी? पर्सनल एसेट की। तो पर्सनल एसेट पे ही हमारा कैपिटल गेन अप्लाई होता है क्योंकि हम उसी को कैपिटल एसेट मानते हैं। तो इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? गुडविल कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है क्योंकि वो दिल्ली में है, बट स्टॉक एंड ट्रेड ये कैपिटल एसेट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, सम ऑफ हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड। अब हेड ऑफ इनकम कौन कौन सी है? पहली है हाउस प्रॉपर्टी, फिर है सैलरी, फिर क्या थी? प्रॉफिट, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, एंड लास्ट क्या था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन पांचों हेड को जब हम लोग टोटल करते हैं तो उसको हम कहते हैं जीटीआई, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, ए। नेक्स्ट, a citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India to become resident at least. अगर आप जॉब करने के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हो तो अगर आप कम से कम 60 दिन भी इंडिया में रह जाओ ना तो आपको रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाता है। बट बाकी केसेस में कितने दिन कम से कम रहना होता है? 182 डेज। ये एक्सेप्शन है कि अगर आप जॉब करने बाहर जा रहे हो तो आपको सिर्फ 60 दिन ही रहने की ज़रूरत है कम से कम, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ऑन रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ना कमिटेड पेंशन पे टैक्स देना है, ना ग्रेचुइटी पे देना है, ना इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव पे, दैट इज डी। ऑल ऑफ दीज सब पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी पे भी आपको टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट, अब देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन इनकम टैक्स के ही चल रहे हैं। द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज, हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो बेस होता है वो क्या होता है? एनुअल वैल्यू, दैट इज टी। नेक्स्ट,
फॉर हाउ मेनी असेसमेंट ईयर्स अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड और फॉर सेट ऑफ। अगर अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन की बात करें तो आप अनलिमिटेड ईयर्स तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सेट ऑफ के लिए, दैट इज डी, अनस्पेसिफाइड पीरियड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स। अब देखो कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगता है, कैपिटल एसेट पे, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। बट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कुछ चीज़ों को हमने एग्जेम्प्ट किया, जैसे स्टॉक एंड ट्रेड को एग्जेम्प्ट किया, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 भी एग्जेम्प्ट है, एंड 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977 भी एग्जेम्प्ट है। तो ये सारे के सारे आपके कैपिटल एसेट हैं, बट इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, टोटल इनकम ऑफ राम जिसकी एज 50 ईयर्स है तो वो सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन तब माना जाता है जब उसकी एज 60 से ऊपर होती। फॉर द असेसमेंट इज 17-18 इज 4 लाख, ही विल पे टैक्स। अब देखो 17-18 की बात किया है तो हम उसी साल का रेट अप्लाई करें कि अप टू 2,50,000 क्या है, निल, एंड उसके बाद अप टू 5 लाख, मतलब 2,50,000 से लेके 5 लाख तक कितना लगना है, 10%। तो 4 लाख में 2.5 लाख अगर एग्जाम्प्ट है तो 1.5 लाख पे कितना लगेगा, 10%, दैट इज 15,000, और प्लस 3% लगेगा किसका, सेस का, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। तो आंसर हो जाएगा ए, 15,450। बट आप लोग अभी करंट ईयर का पढ़ करके जाना, ना कि 17-18 का, क्योंकि अब एग्जाम में 17-18 का नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, डी वैल्यूएशन मीन्स, अब देखो डी वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी करेंसी है जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं किसी फॉरेन करेंसी से, तो वहाँ डेप्रिशिएट होगी किसकी करेंसी, हमारी करेंसी। द डीवैल्यूएशन मीन्स दैट देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, फॉल इन वैल्यूएशन ऑफ द एसेंशियल्स इन इकोनॉमी, डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। कई बार लोगों को लगता है कि डीवैल्यूएशन मतलब डेप्रिसिएशन भी होता है, बट हम लोग डीवैल्यूएशन जनरली यूज करते हैं फॉर फॉरेन करेंसी। इंक्रीज इन द करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है, और रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, डी करेक्ट आंसर है। रीजन बीइंग डीवैल्यूएशन मतलब क्या, कि जब हमारी करेंसी कंपैरेटिवली किसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में फॉल करती है। क्लियर। तो डीवैल्यूएशन का मतलब है दैट देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, फॉल होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। नेक्स्ट, रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स, तो देखो रेट ऑफ एक्सचेंज भी फॉरेन करेंसी के लिए ही बोला जाता है, कि जैसे रुपीज़ और डॉलर है तो इनका आपस में किस फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है। जैसे अगर $1 की वैल्यू की बात करें तो अप्रॉक्स 70 रुपीज़ अभी चल रहा है, तो ये क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज। द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, the price of money, the rate prevailing in the exchange bank or the unique rate, but obviously the rate prevailing in the exchange bank, कि exchange bank में जो rate available है कि अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 70 रुपीज़, यही तो rate of exchange है। तो आंसर हो जाएगा सी। An auditor may be appointed as auditor for maximum 20 companies. Next, which of the following organization or institution releases World Investment Report annually? C, UNCTAD, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर से रिपीट करें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, जीएसटी इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम, हम सबको पता है 1 जुलाई 2017, दैट इज सी। नेक्स्ट, अ सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज लीगली कंसिडर्ड एज, अगर देखा जाए वैसे तो वो सर्वेंट भी होता है, एजेंट भी होता है और ऑफिसर भी होता है, बट अगर लीगली कंसिडर्ड की बात करें मतलब लीगली उसको क्या माना जाता है, कंपनी का ऑफिसर, दैट इज सी। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपनी इज मैनेज्ड बाय, नो डाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि कंपनी को कंप्लीटली कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन बनाता है, अपने में से शेयर होल्डर्स ही, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो ही अपने में से कुछ लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स डेली बेसिस पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए, या कंपनी का जो डे टू डे डिसीजंस होता है वो फाइनलाइज करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि अपने में से ही कुछ लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो कंपनी मैनेज करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। हमने ये क्वेश्चन कराया भी था कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था तब तो वो कोलकाता में उसका हेड ऑफिस था और बाद में उसको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ, मुंबई में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मुंबई। नेक्स्ट, अ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ,
अगर हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिंपली मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पे मैनेजमेंट इस चीज़ की प्रैक्टिस करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, इंप्रूव करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट उसके बारे में कैसे सोचता है। क्लियर। नेक्स्ट, इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अगर हम लोग इंश्योरेंस की बात करें तो लॉसेस भी शेयर होते हैं, प्रोबेबिलिटीज पे भी बेस्ड होता है और रैंडमनेस में भी होता है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द टर्म रिस्क इंक्लूड्स, अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है और असेट से रिलेटेड भी हो सकता है। डैमेज टू मशीनरी एंड प्रॉपर्टी, ये भी रिस्क है। इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ और लाइफ ऑफ अ पर्सन, ये भी रिस्क है। लीकेज ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ये भी रिस्क है, दैट इज डी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ये सिंपल है, द IRDA स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देख लो सी एक करेक्ट आंसर इसका दिया है, दैट इज सी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA, अगर IRDA की बात करें तो बेसिकली इनका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ये लोगों को, जो पॉलिसी होल्डर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और मार्केट में भी अगर देखा जाए तो ये एक हेल्दी मार्केट बनाना चाहते हैं, किसके लिए, फॉर इंश्योरेंस। तो ऑप्शन में हमारे पास पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन भी दिया है एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट भी दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट, इंश्योरेंस जो हमें सिक्योरिटी देता है वो रिस्क के अगेंस्ट भी देता है और लॉसेस के अगेंस्ट भी देता है, दैट इज सी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और बेसिकली ये सारे थ्योरी बेस्ड हैं, तो इसमें डिस्कशन जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज अ टाइप ऑफ, अब देखो अगर हमने बोला कि हम एक नया इक्विपमेंट खरीद रहे हैं जिसको हम परचेज की प्लेस से कहाँ लेके आ रहे हैं, इंस्टॉलेशन की प्लेस पे, और उस पर हमने कोई इंश्योरेंस का खर्चा किया है, तो जितना भी न्यू असेट पे करते हैं वो सारा क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज बी। नेक्स्ट, इनकम टैक्सेस, ये तो हमें पता है ए, डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन, अगर इनकम टैक्स की बात करें तो ये किस पे कंप्यूट होता है, टोटल इनकम पे। अब वो टोटल इनकम कैसे बनती है, कैपिटल एसेट मिल करके, फिक्स्ड एसेट मिल करके, बिजनेस गेन मिल के, वो अलग चीज़ है, बट इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हम किस पे करते हैं, अपनी इनकम पे। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे असेसमेंट ईयर हो, चाहे फाइनेंशियल ईयर हो, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च पे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट GTI ऑफ एन एसएससी, ये हमने बताया था, सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, 5, दैट इज सी। नेक्स्ट, एवरी ईयर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, अब अगर हम लोग बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस की तो एक पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया में फर्दर 2 कैटेगरीज थी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अब अगर रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो ये ईयर टू ईयर चेंज होता है। हो सकता है कि आप एक साल 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे किए हो, बट अगले कुछ साल तक स्टे ना करो, तो हर साल आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होगा, दैट इज मे चेंज, will certainly change, will not change or none of these, may change हो सकता है, that is A. Next, the period of 12 months commencing on the first day of April every year is known as, अगर हम ये बात करें तो ये किसकी डेफिनेशन है, असेसमेंट ईयर की, that is C. ऐसे तो तुम लोग बोलोगे मैम ये प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट अगर वैसे भी देखा जाए तो प्रीवियस ईयर, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम टर्म ईयर के लिए यूज़ करते हैं और असेसमेंट ईयर हम अगले साल के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, और ये डेफिनेशन भी असेसमेंट ईयर की ही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है ये हम सबको पता है, 2 तरह से डेटा कलेक्शन हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बेसिकली वो होता है जब हम अपने एम के अकॉर्डिंग खुद जाते हैं और अपने लिए डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो किसी और ने कलेक्ट किया और हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं बट अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये तो ऑब्जेक्टिव है, टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द रेलेवेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम, बेटर डिफाइन द प्रॉब्लम, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, एंड इंटरप्रेट प्राइमरी डेटा मोर इंसाइटफुल, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। बट सेकेंडरी डेटा जब हम कलेक्ट करने जाते हैं तो हमारा मोटिव क्या नहीं होता, बी नहीं होता, क्योंकि हमें प्रेजेंट प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना होता, उससे रिलेटेड जो भी
प्रॉब्लम्स है या जो भी सोल्यूशंस है वो कौन फाइंड आउट करेगा, वो जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, टू शो द ट्रेंड फॉर अ वेरिएबल विच वन ऑफ द प्रेजेंटेशन मेथड इज यूज्ड। क्या बोला है? ट्रेंड। ट्रेंड मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसके लिए हम लोग यूज हमेशा करते हैं लाइन ग्राफ, दैट इज सी। नेक्स्ट, इफेक्टिव सुपरविजन इज एन एक्टिविटी ऑफ, देखो सुपरविजन बोला है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, स्टाफिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन या डायरेक्शन फंक्शन, बट ऑब्वियस डायरेक्शन फंक्शन, क्योंकि सुपरविजन किससे रिलेटेड है? डायरेक्शन से। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड डेवलपिंग लीडरशिप। अगर हम लोग लीडरशिप की बात करें तो किस तरह की प्लानिंग में लीडरशिप होगा? सी, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट, इफ कंपनी डिफाइंस अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर एम्प्लॉयज इट इज परफॉर्मिंग। देखो आप उनको अथॉरिटी बता रहे हो और किस तरीके से उनको आपस में कम्युनिकेट करना है ये बता रहे हो, तो ये बेसिकली किस फंक्शन में होता है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, दैट इज बी। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ एम्प्लॉयज एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व इन। अगर हमने पहले से स्टैंडर्ड सेट किया और उसको एक्चुअल से कंपेयर करें तो नो डाउट ये किसका प्रोसेस है? कंट्रोलिंग का। हम चाहते हैं कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग करना, तभी तो स्टैंडर्ड एक्चुअल को हम कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इज अ डैश प्रोसेस बट ऑब्वियस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल गोज विथ थ्योरी वाई, जेड, ए और एक्स, एक्स दैट इज डी। नेक्स्ट, an enterprise gets more output and mutual cooperation from its subordinate staff by adopting, मतलब ज़्यादा आउटपुट भी चाहिए और आपको कोऑपरेशन भी चाहिए, by leadership, by participation, by goals और by challenges, but obvious B। Next, the concept of human relations was developed by, human relations की बात करें तो एल्टन मेयो, that is C। Job analysis provides information used for writing organization chart, पॉलिसी, जॉब डिस्क्रिप्शन और प्रोसीजर। देखो जॉब एनालिसिस करने की बात हो रही है तो जॉब एनालिसिस सिर्फ इसलिए होता है सो दैट हम जॉब डिस्क्रिप्शन को लिख सकें, डिस्क्राइब कर सकें, दैट इज सी। नेक्स्ट, पेंशन प्लान in which a specific amount of profit is transferred to the employee's account that are payable at the time of retirement or death is classified as deferred profit sharing plan, सेविंग एंड थ्रिफ्ट प्लान, कैश बैलेंस प्लान और अर्ली रिटायरमेंट विंडो। ए, अगर ए की बात करें ना तो डिफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान का यही प्रोसेस होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को कुछ हिस्सा देता है, किसका? प्रॉफिट का। बेसिकली वो प्रॉफिट का जो हिस्सा देता है वो काइंड ऑफ पेंशन प्लान है जो कि एम्प्लॉय को फ्यूचर में मिलता है, और ऐसे प्लान को हम क्या कहते हैं? डिफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, दैट इज ए। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन मीन्स, ये तो हम लोग को पता है लिबरल होना किससे रिलेटेड? जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे रिलेटेड, दैट इज लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमिक फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस, बी। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन। किस पे रिस्ट्रिक्शन हटाने की बात हुई? इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड या बोथ? बट ऑब्वियस बोथ। इन्वेस्टमेंट पे भी और कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है और फॉरेन से कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है, इन दोनों पे डिस्कशन हुआ कहाँ? ग्लोबलाइजेशन में। तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, लीज फायर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन। लीज फायर मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो फ्री इकोनॉमी, और फ्री इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सोसाइटी, दैट इज बी। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया? टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तो होती है। टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी होती है। टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी होती है। टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, ये कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका? फिस्कल पॉलिसी का। क्लियर? बाकी फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटीज, प्राइस, ये इन सब पे फोकस करती है बट लिक्विडिटी पे नहीं। नेक्स्ट, द टर्म यूरो करेंसी मार्केट रिफर्स टू द, यूरो करेंसी मार्केट की बात हुई, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, the market where the borrowing and lending of currencies take place outside the country of issue, the countries which have adopted euro as their currency, or the market in which euro is exchanged for other currencies, D। क्योंकि यूरो करेंसी मार्केट मतलब कि आपको इन रिटर्न क्या मिलने वाला है या आप इन रिटर्न क्या दोगे? यूरो। तो आंसर क्या होगा? डी, कि एक ऐसा मार्केट जहां यूरो ही एक्सचेंज में मिलेगा फॉर अदर करेंसीज। नेक्स्ट, डंपिंग रिफर्स टू, अगर हम डंपिंग की बात करें तो डंपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम गुड्स को सेल करते हैं अब्रॉड में एट लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन होम मार्केट, दैट इज बी। नेक्स्ट,
International trade and domestic trade difference is because of different government policies, immovability of factors, trade restrictions और all of the above. अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से, इन तीनों की वजह से, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड. अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो मतलब क्या है कि जब ट्रेड होता है दो अलग अलग कंट्रीज में, दैट इज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज. ए. नेक्स्ट, मार्केट इन विच करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड एंड द प्राइजेज आर सेटल्ड ऑन. अब देखो करेंसीज की बात किया है, अगर शेयर्स की बात करता तो शेयर मार्केट हो जाता, बट क्योंकि हमसे करेंसीज की बात की है तो सी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही एक ऐसा मार्केट है जहां आप करेंसीज को खरीदते बेचते हो. नेक्स्ट, व्हेन डिड द WTO केम इनटू इफेक्ट? 1 जनवरी 1995. नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. अब यहाँ पे हमसे पूछा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, तो नो डाउट ए कमर्शियल पॉलिसी, क्योंकि बेसिकली हम लोग किसकी बात करें, ट्रेड की. अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी को हम लोग एग्जिम पॉलिसी कहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, बट वो ऑप्शन हमारे पास नहीं दिया है तो आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, इनफॉर्मल अथॉरिटी फ्लोज अपवर्ड्स और टू डाउनवर्ड्स और हॉरिजॉन्टली इन. देखो इनफॉर्मल अथॉरिटी बोला है तो नो डाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा. नेक्स्ट, रूल्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क ऑफ वर्कर्स आर गिवन इन राइटिंग इन. अगर राइटिंग की बात करें तो वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ रिटन वे में होगा. नेक्स्ट, मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ फियर इज कॉल्ड, मतलब डरा करके अगर हम आपको मोटिवेट करें तो इस मोटिवेशन को हम कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन. नेक्स्ट, ल्यूथर गुलिक क्लासिफाइज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज. उन्होंने जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया था वो था सी POSDCORB, और इसका फुल फॉर्म क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड लास्ट इज बजटिंग. तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो था किसके थ्रू, ल्यूथर गुलिक. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, द एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नो डाउट ए 1880 to 1930. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप. ये किसकी डेफिनेशन थी, बी डोनाल्ड जे क्लोक. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेलेक्ट द ट्रू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल टर्म है, हाँ. बाइंडिंग अग्रीमेंट है, हाँ. क्या ऑलवेज इन रिटन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें ऑप्शन दिया गया है आइदर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस. एक्सप्रेस में होगा आइदर ओरल या रिटन, और इम्प्लाइड में तो आपको कुछ भी बोल के लिख के बताने की ज़रूरत नहीं होगी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अग्रीमेंट दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज. वैलिड अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होता है, वॉइड अग्रीमेंट. वॉइड अग्रीमेंट की बात करें तो ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, तो ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्या होता है, जीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती. तो आंसर होगा बी, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा बाय लॉ. नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड. अभी हमने बताया कि राइटिंग ओरल में हो सकता है, क्योंकि इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस, और इम्प्लाइड भी हो सकता है जो कि बोल के बताया ना जाए. जैसे अगर मान लो हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं तो बस ड्राइवर हमें कभी भी नहीं बताता है, बस कंडक्टर नहीं बताता है हमें टिकट के लिए पे करना होगा, और ना ही हम उसको बोलते हैं कि हम टिकट के लिए पे करेंगे. तो ये क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ हम दोनों को पता होता है कि अगर हम कोई सर्विस यूज़ करें तो उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट, विच गोल इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट गोल कौन सा है, फेवरेबल रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर रिसीवर, रिसीवर अंडरस्टैंडिंग, रिसीवर रिस्पॉन्स, दैट इज सी. क्योंकि जो सेंडर ने बोला है अगर उसको उसी सेंस में रिसीवर समझ पाए तब तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन का यही मोटिव होता है कि जो सेंडर बोल रहा है वही प्रॉपर तरीके से रिसीवर, उसी सेंस में रिसीवर उसको समझे. तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, सी. नेक्स्ट, रिपोर्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू. रिपोर्ट्स कुछ भी हो सकती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लॉन्ग, शॉर्ट, दैट इज बी. नेक्स्ट, कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग. स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग से कंप्लायंस कौन करता है, ऑडिटर, दैट इज सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में डिस्कस किया था. इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक.
Internal check and internal audit are the same. Internal audit is a part of internal control, that is C. Next, an auditor is required to determine the dash of his audit procedures according to the requirement of standards of auditing. Conduct, nature, timing, extent, limitation or planning. But of is B, nature, timing and extent. Next, ratio of net profit after tax and preference shares dividend to number of equity share is known as. देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो इससे क्या आता है अर्निंग पर शेयर, दैट इज डी. नेक्स्ट, द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल डैश शुड बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू इट्स पर्सनल. बी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग वर्किंग पेपर्स इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है ये. नेक्स्ट, which of the following is not a method of obtaining audit evidence? Recalculation ये method है. Recorrection, reperformance भी हमारे पास एक method है. None of the above, क्योंकि देखो एक method बोला है is not a method of obtaining audit evidence. ऑडिट जब आप करते हो तो उस टाइम कुछ ना कुछ एविडेंस, कुछ ना कुछ सबूत आपको कलेक्ट करने होते हैं. तो रिकैलकुलेशन आप कर सकते हो ऑडिट एविडेंस के लिए, रीपरफॉर्मेंस भी कर सकते हो, बट क्या रिकरेक्शन करते हो? नहीं. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, various types of quality audits are process, management, registration or all of the above. B, management. Next, stratified audit sample means purposely selected items for audit, randomly selected items for audit, items carefully selected from each group or none of these. But obvious B, क्योंकि stratified मतलब क्या होता है simply कि जब आप random collection करते हो. Next, an auditor is liable for his annual audit of accounts of creditors, bankers, debtors, owners, but of his owners. Next, balance sheet is always prepared एक particular date पे बनता है, that is B, as on a specified date. Next, operating profit is, अब देखो अगर हम operating profit की बात करें तो ये net profit के पहले आता है. Profit after deducting financial cost, profit after deducting normal operating expenses including depreciation, profit after deducting taxes और none of these. अब देखो यहाँ पे हमसे फाइनेंशियल कॉस्ट बोला है, मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहा है और टैक्सेस की बात कर रहा है, तो इंटरेस्ट टैक्सेस कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज if it enables management to increase productivity and rationalize cost structure, if it computes estimated cost only, if it cannot be reconciled with financial accounts or none of these. इसका करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, मास्टर बजट इज अ समरी बजट, दैट इज सी. ये क्वेश्चन हमने कराया भी था. नेक्स्ट, ABC Limited was incorporated with an authorized share capital of 1 lakh equity shares of 10 each. The board of directors of the company decided to allot 10,000 shares credited as fully paid to the promoters of the company for their services. Which account should be debited in the books of ABC Limited? But of his goodwill account, ये क्वेश्चन भी क्लास में कराया हुआ है. नेक्स्ट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स में कौन कौन आते हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल दो आते हैं. टैक्स अथॉरिटीज यूजर्स हैं, इन्वेस्टर यूजर्स हैं, क्रेडिटर यूजर है, दैट इज डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल असेट्स बाय द ओनर, अगर पर्सनल असेट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उससे क्या होगा? टोटल असेट भी इंक्रीज होगी, ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज होगी. इंक्रीजेस टोटल असेट ओनली, कोई अफेक्ट ही नहीं होगा, या असेट और लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा. सिंपली जब ओनर अपने पर्सनल असेट को इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? लेट्स से उसके पास एक फर्नीचर था, उसको उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो असेट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए. नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ बेनिफिट इन द फ्यूचर आर रिफर्ड टू एज, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है उसको हम कहते हैं असेट्स, दैट इज सी. नेक्स्ट, क्विक असेट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कैश को इंक्लूड करता है, अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड करता है, बट इन्वेंट्रीज इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे देखो क्विक असेट बोला है, करंट असेट नहीं. करंट असेट में तो इन्वेंट्रीज भी पार्ट बनता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ओनली ए एंड बी. नेक्स्ट, अ कॉस्ट सेंटर इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर ascertained, अ लोकेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डायरेक्ट कॉस्ट, any location or department which incurs cost or part of the factory overhead system by which cost are gathered. इसका करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक लाइफ, दैट इज यूजफुल लाइफ. डिक्लेयर्ड लाइफ पे कभी भी डिपेंड नहीं होता, नॉर्मल लाइफ पे भी नहीं होता, तो आंसर क्या होगा? ए, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट और यूजफुल लाइफ ऑफ असेट.
नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग मतलब बेसिकली होता है कि जहाँ पे आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब आएंगे नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट एज अ मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चेक करने के लिए डेटर रेशियो इंपॉर्टेंट है, करंट रेशियो भी इंपॉर्टेंट है एंड क्विक रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू आर कॉल्ड। रेवेन्यू को ऑब्टेन करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने यूज़ की है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? खर्चा, क्योंकि खर्चे में ही तो प्रॉफिट ऐड करके रेवेन्यू निकालते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल एसेट इसमें से कौन सा नहीं है? हमें पता है, ए, इन्वेस्टमेंट। इन प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ ट्रेडिंग कंपनी, इन्वेस्टर्स विल बी लीज कंसर्न विद चेंजेस इन। अगर फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी किसी कंपनी की हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम उनकी जीपी रेशियो से तो अफेक्ट होंगे, सेल्स वॉल्यूम भी हमारे लिए बहुत मैटर करेगा, बट क्या क्विक रेशियो मैटर करेगा? नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मार्केट सर्वे इज रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज और ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है बी, डिसाइडिंग प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट, मार्केट सेगमेंटेशन इज यूजफुल फॉर प्रेफरेंशियल मार्केटिंग, टारगेटिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट, आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्ट्स और ऑल ऑफ द अबव। अगेन मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन मतलब होता है जहां हम अपने क्लाइंट्स को ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली वो पार्ट बनेगा टारगेटिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट का, दैट इज बी। नेक्स्ट, डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स बट ऑफ इज फेस टू फेस सेलिंग। नेक्स्ट, वेब मार्केटिंग इन्वॉल्व्स, अगर हम वेब मार्केटिंग की बात करें तो वेब एडवर्टीजमेंट्स। नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज मीन्स आइडियाज फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट, old techniques of selling, techniques for improving marketing activities or techniques for increasing production। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग सिमिलर होती है ऑनलाइन मार्केटिंग की, दैट इज ए। नेक्स्ट, मार्केट एक्सपेंशन मीन्स हायरिंग मोर स्टाफ, बाइंग मोर प्रोडक्ट्स, बाइंग मोर कंपनीज और ग्रोथ इन सेल्स थ्रू एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट्स। बट ऑब्वियसली अगर आप मार्केट रेशियो आपका बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब कि आपकी सेल्स बढ़ रही है। नेक्स्ट, इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, बिल्डिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स और ऑल ऑफ द अबव। सी, बिल्डिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। इफेक्टिव मार्केटिंग मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके लिए डिमांड क्रिएट करना। नेक्स्ट, प्रमोशन टू मार्केटिंग मीन्स, अगर प्रमोशन की बात करें तो सेलिंग द प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस मीन्स कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचना अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट, सक्सेसफुल मार्केटिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स, इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द सेल्स पर्सन और ऑल ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस ए, क्योंकि सक्सेसफुल मार्केटिंग का मोटिव ये होता है कि हम अपने आउटपुट को बढ़ाएं। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, मार्केट प्लान इज अ, अगर मार्केट प्लान की बात करें तो ये काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है, दैट इज सी, बिजनेस डॉक्यूमेंट फॉर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग? फिलिप कोटलर, दैट इज बी। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज अ वर्ड प्राइस इज यूज्ड, इन विच सेंटेंस इट इज करेक्टली यूज्ड फ्रॉम द इकोनॉमिकली व्यू पॉइंट। इकोनॉमिकली व्यू पॉइंट मतलब जहाँ वो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, दैट इज मॉनेटरी टर्म्स में यूज हुआ हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नाउअडेज प्राइसेस आर इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूएबल गुड्स। नेक्स्ट, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ कमोडिटी इज, अगर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की बात करें तो वो इस तरीके से बनता है एंड इसी तरीके से हमारा डिमांड कर्व भी ड्रॉ होता है, दैट इज बी, इट ऑल्सो बी डिमांड कर्व फॉर दैट कमोडिटी। नेक्स्ट, concept of consumer surplus is useful from different ways. It is especially useful for consumers, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या कि सिंपली हम कितना रेडी है पे करने के लिए और कितना हमें एक्चुअल पे करना पड़ा। तो बेसिकली कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी फॉर एनी कंज्यूमर इज, नो डाउट डी, इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। नेक्स्ट,
अ फर्म विच प्रोड्यूस गुड्स with definite plant and machinery by applying minimum average cost is called, minimum average cost है तो optimum firm, जो minimum cost पे ज़्यादा produce करेंगे. Next, suppose commodity X is a substitute of Y and Y is a substitute of X. Then if other things remaining constant, we can say that generally X और Y लिखा है if supply of X increases then price of Y commodity increases. अब देखो यहाँ पे X की या क्वेश्चन में देखोगे तो X की या Y की सप्लाई की बात कर रहा है, तो इनकी सप्लाई से क्या दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस पे किसी भी तरह का कोई अफेक्ट होगा? नहीं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. इफ सप्लाई ऑफ X इंक्रीजेस देन प्राइस ऑफ Y कमोडिटी नाइदर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस. नेक्स्ट, इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स सेटिस्फैक्शन क्वालिटी इज, मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंक्रीज्ड. नेक्स्ट, डोमेस्टिक सर्वेंट में बी कॉल्ड अ प्रोड्यूसर बिकॉज डोमेस्टिक सर्वेंट क्या करता है? सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है. किससे? अपनी सर्विस से. दैट इज ए, क्रिएट सेटिस्फैक्शन क्वालिटी बाय हिज सर्विस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी. डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन, क्योंकि प्रमोशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, कमेंसमेंट भी डेवलपमेंट का पार्ट होता है. Next, which of the following company or companies are registered by the Companies Act 2013? Government company, private company, public company, but obviously all of the above. Next, a subsidiary of a government company is also treated as, अगर government company की subsidiary है तो फिर उसको भी हम government company की तरह ही treat करते हैं, that is A. Next, which of the following statement is false? No legal formality is required to form a company. गलत है ये. The shareholders of a company have limited liability. A company can own property in its own name, reason being कि उसको एक अलग legal entity माना जाता है. And a company is managed by the elected representatives of shareholders, that is board of directors. इसका मतलब first point false है, क्योंकि बहुत सारी legal formalities होती है कंपनी को फॉर्म करने के लिए.